जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, यानी कि एसीपी और एमएसीपी के ऊपर। दोस्तों, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, जिसको सुपरसीड करके एमएसीपी बना, यानी कि मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। दोस्तों, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, चाहे वो सैन्य कर्मचारी हों या फिर असैन्य कर्मचारी, यदि उसको पात्रता होने के बावजूद भी अगर समय पर प्रमोशन नहीं मिलता है तो वो हताशा के साथ में मनोबल गिरा करके, यानी कि उसका मोरल खत्म हो जाता है और वो नौकरी मजबूरी होती है, उसको करना पड़ता है। क्योंकि प्रत्येक संस्था में पदों की संख्या निर्धारित होती है, या फिर संस्था में कुछ जो अगला जो प्रमोशन वाला जो पद है उसके वैकेंसी ना हो, या और कोई संस्था की मजबूरी होती है जिसकी वजह से उसको प्रमोशन नहीं मिल पाता है, तो अब वो है अपना मनोबल गिरा करके नौकरी करता है। दोस्तों, अगर उसको प्रमोशन अगर नहीं दे सकते हैं तो गवर्नमेंट को कुछ न कुछ ऐसी स्कीम निकालनी चाहिए, कुछ न कुछ ऐसी योजना चाहिए जिसके तहत उसको प्रमोशन का लाभ दिया जा सके, जिससे कि वो बड़े उत्साह, कर्मनिष्ठा के साथ में नौकरी करने में सक्षम रहे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिफ्थ पे कमीशन में एसीपी की सिफारिश की गई। एसीपी यानी कि एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम की अनुशंसा की गई, रिकमेंडेशन दिया गया, जिसको गवर्नमेंट ने स्वीकार करके सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो डिफेंस के कर्मचारी हों, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के कर्मचारी हों, मतलब ये सभी के लिए ये एसीपी स्कीम 7 अगस्त 2003 से लागू कर दी गई थी। दोस्तों, इस स्कीम के तहत 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन देने का प्रस्ताव किया गया था, जो कि गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया था। यानी कि एक कर्मचारी एक ही रैंक में 10 वर्ष तक सेवा करता है और वो प्रमोशन की पात्रता रखता है, लेकिन उसका प्रमोशन नहीं होता है। उस स्थिति में उसको एसीपी बन, यानी कि एक सिपाही है, अगर डिफेंस की हम बात करें तो, और वो 8 साल तक नौकरी करता है, लेकिन वो अगले प्रमोशन के लिए बिल्कुल फिट है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसको प्रमोशन मिलना चाहिए, लेकिन वैकेंसी की वजह से या डिपार्टमेंटल और किसी समस्या की वजह से उसको प्रमोशन नहीं मिलता है, तो इस स्कीम के तहत 10 साल अगर वो उसी रैंक में नौकरी करता है, सिपाही में ही नौकरी करता है, तो उसको 10 साल बाद नायक का प्रमोशन, यानी कि नायक का एसीपी, यानी कि एसीपी बन नायक उसको बना दिया जाएगा, यानी कि उसको नायक का पेमेंट मिलेगा, लेकिन रैंक वो सिपाही की ही लगाएगा। इसी तरीके से फिर और 10 साल नौकरी करता है और उसको प्रमोशन फिर भी नहीं मिलता है, तो फिर उसको जो है एसीपी 2 यानी कि एसीपी हवलदार का जो है पेमेंट मिलेगा, उसको अपग्रेड कर दिया जाएगा, यानी कि उसको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगा। तो ये एसीपी के तहत 2 प्रकार के जो है अपग्रेडेशन देने के लिए गवर्नमेंट ने स्वीकृति दे दी थी, और ये स्कीम 7 अगस्त 2003 से लागू कर दी गई थी, जो कि एमएसीपी का रिकमेंडेशन जो 6th पे कमीशन में आया था, तो इस एसीपी को
एमएससीपी द्वारा सुपरसीड कर दिया गया। यानी कि जो मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर जो प्रोग्रेशन जो स्कीम थी, जिसका रिकमेंडेशन 6th पे कमीशन में किया गया था, जिसको गवर्नमेंट ने स्वीकृति दे दी थी, और यह स्कीम 1 सितंबर 2008 से लागू कर दी गई थी। तो इससे जो पीछे वाली यानी कि जो एसीपी स्कीम थी, जो यानी कि एसीपी को एमएससीपी द्वारा सुपरसीड कर दिया गया था, यानी कि जो एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन जो एसीपी स्कीम थी, जो कि जिसके तहत 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलते थे, वो 7 अगस्त 2003 से लेकर के 31 अगस्त 2008 तक लागू थी, और 1 सितंबर 2008 से एमएससीपी लागू कर दी गई। और इस एमएससीपी के तहत 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, यानी कि अगर कोई एक कर्मचारी, ये डिफेंस की जब बात करते हैं हम, तो 8 साल तक एक ही रैंक में नौकरी करता है, तो उसको जो है नेक्स्ट रैंक का एमएससीपी दिया जाएगा। यानी कि एक सिपाही 8 साल तक उसी रैंक में यानी कि सिपाही रहता है, तो उसको 8 साल बाद एमएससीपी नाइक का फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दे दिया जाएगा। यानी कि उसको नाइक का पेमेंट एसीपी 1 के अंदर मिलेगा, और वो 8 साल और करता है और उसको फिर भी प्रमोशन नहीं मिलता है, तो उसको दूसरा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन यानी कि एमएससीपी हवलदार का उसको जो है फायदा दे दिया जाएगा। और फिर 8 साल और करता है, फिर भी प्रमोशन नहीं मिलता है और प्रमोशन की पात्रता रखता है, तो फिर उसको एमएससीपी नायब सूबेदार बना दिया जाएगा। यानी कि उसको एमएससीपी नायब सूबेदार का फायदा मिलने लगेगा, पैसा मिलने लगेगा, लेकिन वो फिजिकली सिपाही ही रहेगा, यानी कि वो रैंक नहीं लगा सकता है। इसमें ये शर्त थी कि सिर्फ आपको वित्तीय यानी कि पैसे का फायदा होगा, लेकिन फिजिकली रैंक पुरानी वाली ही रहेगी। दोस्तों, एमएससीपी और एसीपी दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि उसके अंदर 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन थे और इसमें 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हैं। तो दोस्तों, इसके तहत बहुत लोगों को फायदा मिला है, लेकिन जानकारी के अभाव से, अज्ञानता के कारण आज भी बहुत लोगों को इसको जो है फायदा इसका नहीं हो पाया, इसका फायदा नहीं ले पाए हैं। तो सबसे पहले आपको समझने वाली बात है कि आप बात करें फोर्सेस की यानी कि सेना की बात करें हम, तो किसी भी इवेंट्स के लिए, किसी भी घटना के लिए आपको 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इसके तहत मिलेंगे। यानी कि एक दूसरे में तरीके से समझाना चाहता हूं कि आप आर्मी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी होती है, जैसे आप कोई कोर्स करके आए, तो कोर्स को तभी आपके सैनिक दस्तावेजों में दर्ज किया जाएगा जब उसका पार्ट 2 ऑर्डर हो जाएगा। अगर उसका पार्ट 2 ऑर्डर नहीं हुआ है तो वो आपके सैनिक दस्तावेज, आपके जो दस्तावेज हैं उसके अंदर उसकी एंट्री नहीं होगी। इसी तरीके से ये चीज एमएससीपी के लिए भी लागू है। तो जो सेना में लोग अलर्ट होकर के नौकरी करते हैं और जिनको जानकारी है और जो जानकारी रखने में इंटरेस्ट लेते हैं, उन लोगों ने अपना समय पे, भाई मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो मुझे एमएससीपी मिलनी चाहिए, तो उसका वहां पे DO2 कर दिया गया और उसको एमएससीपी का फायदा मिल गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं
कि किसी कारणवश वो चूक हो गई, यानी कि उनका जो है DO2 नहीं हो पाया है और उनको MSCP का फायदा नहीं मिला है और वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो दोस्तों आप यहां से पत्राचार करके, यानी कि कॉरस्पॉन्डेंस करके, और सबसे पहले रिकॉर्ड से अपना जो है MSCP का सबसे पहले अपना DO2 करवाएं, वो PCDA इलाहाबाद में भिजवाएं, उसके बाद आपको इसका फायदा मिलना ही लगेगा। ये आपको अपने PPO में देखना है कि हमें MSCP का फायदा मिल रहा है। आगे दोस्तों हम विस्तृत रूप से MSCP के बारे में बात करेंगे कि इसकी क्या क्या शर्तें हैं, किस रैंक को कब मिलता है, कब मिलना चाहिए, इस सारी जानकारी हम विस्तृत रूप से इस वीडियो में करने वाले हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप अंत तक देखें, यानी कि इस टेबल से हम समझेंगे ACP तथा MSCP में क्या अंतर है, वो पहले मैंने बता दिया है। अब आगे हम बात करते हैं जैसे वो कब से लागू थी। तो ACP की हम बात करें तो ये 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 तक लागू है। MSCP की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2006 से वो लागू है और अभी चल रही है। उसके बाद इसके अंदर जो ACP है उसके अंदर कितने फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, यानी कि उसको 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इसके मिलेंगे, ये जो कि एक 10 साल बाद है, दूसरा 20 साल बाद है। MSCP के तहत यानी कि 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेंगे, जो पहला 8 साल बाद है, दूसरा 16 साल बाद है और तीसरा जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है वो 24 साल बाद है। अब ये किसके आधार पर इसकी स्वीकृति मिली, यानी कि जो ACP है, जो एश्योर्ड कैरियर जो प्रोग्रेशन है, इसकी जो है सबसे पहले 5th पे कमीशन के अंदर इसकी रिकमेंडेशन की गई थी, जिसको गवर्नमेंट ने स्वीकार करके 7 अगस्त 2003 से लागू कर दिया गया था। इसी तरीके से जिस ACP को सुपरसीड किया है MSCP ने, यानी कि मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन ने, जो कि 6th पे सेंटर पे कमीशन के अंदर इसकी रिकमेंडेशन हुई थी, जिसको गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया और ये पहले 1 सितंबर 2008 से लागू की गई थी, जो कि कोर्ट के जजमेंट के बाद, कोर्ट के ऑर्डर के बाद में इसको 1 जनवरी 2006 से लागू कर दिया है। कोर्ट का ऑर्डर हम आगे देखेंगे। अब हम बात करेंगे मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर जो प्रोग्रेशन स्कीम जो है 6 पे कमीशन में जो रिकमेंडेशन हुआ है, 6 पे के कमीशन के आधार पर क्या क्या शर्तें थी, कैसे कैसे मिलती थी, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन MSCP, यानी कि इसको हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना। यह स्कीम JCO और अन्य रैंकों के लिए 6th सेंट्रल पे कमीशन में रिकमेंड की गई थी, जिसे गवर्नमेंट ने स्वीकार करके 1 सितंबर 2008 से लागू कर दिया था। इसके अनुसार 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन पूरी सेवा के अंदर दिए जाएंगे, जो कि 8 साल बाद, 16 साल बाद और 24 साल बाद मिलेंगे। अब बात करते हैं, ये जो लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 25 जुलाई 2008 का, इसके अनुसार सिर्फ डिफेंस के लिए, यानी कि डिफेंस पर्सनल के लिए इसको जो है पहले फॉर दी स्कीम वुड बी ऑपरेशनल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2008। रीड दी स्कीम वुड बी ऑपरेशनल विथ इफेक्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 2006, यानी कि जो पहले 1 सितंबर 2008 से लागू थी वो अब 1 जनवरी 2006 से लागू है। ये पत्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को लिखा हुआ है। इसी का दूसरा वर्जन ये है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 8/12/2017 के जजमेंट के तहत भारत सरकार ने MSCP स्कीम को 1 जनवरी 2006 से लागू कर दिया गया था, जो आपने पीछे लेटर देख लिया है। अब हम बात करते हैं इसके अनुसार क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मिलेंगी, कैसे ये लागू होगी, ये सब बातें हम करते हैं। तो सबसे पहले इसके अनुसार यदि कोई एक ही रैंक में
एक ग्रेड पे पर 8 वर्ष लगातार नौकरी करता है तो उसको एमएसीपी के साथ में मिनिमम 3% इंक्रीमेंट के साथ उसको, यदि उसको ग्रेड पे और एक्स पे के साथ अगर लागू है तो उसको वो भी मिलेगा, ये चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद बात करते हैं स्टेपिंग अप ऑफ पे बैंड या ग्रेड पे के साथ में पे का स्टेपिंग अप नहीं किया जाएगा, इसमें प्रावधान स्टेपिंग अप का नहीं है। भले ही जूनियर आपकी एमएससीपी के फिक्स होने के बाद आपसे ज़्यादा पेमेंट भले ही ले रहा हो, अगर कोई जूनियर आपसे एमएससीपी फिक्स हो गई उसके बाद भी उस आपसे ज़्यादा पेमेंट ले रहा है तो इसमें स्टेपिंग अप का कोई प्रावधान नहीं है। ये आपको जो है क्लियर समझ लेना चाहिए, समझिए। अब आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑन रैंक स्टेटस, समझिए। इस योजना के तहत सिर्फ आपको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होगा, बाकी रैंक पुरानी वाली ही रहेगी। या यह जरूर है कि एमएससीपी द्वारा बढ़ी हुई वेतन के हिसाब से आपको अलाउंस जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस या ट्रेवल अलाउंसेस वगैरह ये सब मिलेगा। यानी कि एक हवालदार है और वो 8 साल हवालदारी रैंक में करता है तो उसको एसीपी नायब सूबेदार मिल जाता है। तो यानी कि एसीपी नायब सूबेदार मिलेगा तो एसीपी नायब सूबेदार के लिए जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के साथ में उसको जो आपकी जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ट्रेवल अलाउंसेस वगैरह है, वो सारा जो है नायब सूबेदार का ही मिलेगा। लेकिन रैंक जो आप लगाएंगे सिर्फ हवालदारी की ही लगाएंगे, वो आप नायब सूबेदारी की नहीं लगा सकते हैं। जैसे जेसीओ को AC2 लागू है और हवालदार को AC3 लागू है तो आपको AC2 लागू होगा, लेकिन रैंक आपका हवालदारी रहेगा। ये आपकी जो है समझ में आपकी में आना चाहिए। आगे बात करते हैं हम। उदाहरण के तौर पर समझिए, एक सिपाही 8 साल एक ही रैंक में सर्विस करता है और उसका प्रमोशन नहीं होता है और वो प्रमोशन की पात्रता रखता है। ये ध्यान रखिए, हमेशा जो है प्रमोशन की पात्रता होने पर ही आपको एमएससीपी दी जाएगी, उसको एमएससीपी 1 पर अपग्रेड किया जाएगा। यानी कि वह एमएससीपी नायक का पेमेंट लेगा। इसके बाद 8 वर्ष और होने पर यानी कि 16 साल बाद उसका प्रमोशन नहीं होता है, फिर भी प्रमोशन नहीं होता है, तब उसको एमएससीपी 2 यानी कि उसको एमएससीपी हवालदार दिया जाएगा और वह एमएससीपी हवालदार का पेमेंट लेगा। इस योजना के ये योजना जो आपकी एमएससीपी है ये सिर्फ जेसीओ और ओआर के लिए लागू है, ऊपर वाले ग्रेड के लिए यानी कि अधिकारी वर्ग के लिए लागू नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर इसमें हैं, आप समझ गए होंगे। एमएससीपी किसको लागू है और कब से लागू है, इसका भी एक मैंने चार्ट बनाया है, इसको आप समझ सकते हैं, ये आपकी जानकारी के लिए है। तो डिफेंस के लिए 1 जनवरी 2006 से लागू है। जो आपने पीछे कोर्ट ऑर्डर देखा है, कोर्ट का जजमेंट देखा है, पहले ये 1 सितंबर 2008 से लागू थी, लेकिन कोर्ट के जजमेंट के बाद में, कोर्ट के ऑर्डर के बाद में ये जो है 1 जनवरी 2006 से सिर्फ डिफेंस के लिए लागू है। उसके बाद में डिफेंस सिक्योरिटी कोर यानी कि डीएससी, जो कि एक डिफेंस का ही पार्ट है, उसके लिए 1 जनवरी 2016 से लागू है। ये 7th पे कमीशन के अंदर 6.2.98 जो पैरा है उसके अंदर इसका जिक्र किया हुआ है, उसमें इसका रिकमेंडेशन दिया है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है और 1 जनवरी 2016 से ये डीएससी के लिए लागू है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ये 1 सितंबर 2008 से ही लागू रहेगा और सेंट्रल जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं, केंद्रीय जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए भी 1 सितंबर 2008 से लागू रहेगा। देखिए ये 6.2.98 जो 7th पे कमीशन का रिकमेंडेशन है, इसके अंदर देखो क्लियर किया हुआ है कि सिंस डिफेंस सिक्योरिटी कोर पर्सनल्स आर पर्सनल अंडर द आर्मी दे मे also be permitted the benefit of MACP. However, this benefit should be limited to a total of 3 upgradation in the entire service career
both during regular employment and the course of re-employment as defense security personnel, as they are defense forces. Personal benefits of MACP may be extended to them after the period of 8 years from their date of re-employment in case they do not get promotion. देखिए इसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है, अगर उनको प्रमोशन नहीं मिलता है तो उनको भी 8 साल के गैप के साथ में ये दिया MACP लागू है और देना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, अगर उन्होंने पहले आर्मी सर्विस के अंदर इसका लाभ ले लिया है तो नहीं मिलेगा, अदरवाइज उनको लाभ मिलेगा। ये इसमें शर्त है और ये शर्त को जो समझते हैं उनको इसका जो है लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं हम इसके आगे और क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। मानी पे ड्रॉन इन द पे बैंड एंड द ग्रेड पे अलाउड अंडर द MACP shall taken as the basic for determination of terminal benefits in respect of retiring JCO and OR। यानी कि जो OR JCO और OR सेवानिवृत्त होते हैं उनके लिए MACP के मिलने के बाद में जो पेमेंट बनता है वो आपको जो है बेसिक पे उस कंसीडर करके आपको जो है उसका फ़ायदा सेवानिवृत्त होने के बाद में आपकी पेंशन में दिया जाएगा। डिसिप्लिनरी क्राइटेरिया, यानी कि जो आपके डिसिप्लिन के क्या क्राइटेरिया हैं MACP मिलने के लिए, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। जो आपको प्रमोशन के लिए चाहिए, यानी कि आप प्रमोशन की पात्रता रखते हैं तो ही आपको MACP मिलेगी। यानी कि जो प्रमोशन के लिए जो क्राइटेरिया लागू हैं वो ही क्राइटेरिया MACP के लिए भी लागू हैं। आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ प्रमोशन, यानी कि पदोन्नति से इनकार करने का क्या प्रभाव पड़ेगा। इफ समझिए, ध्यान से समझिए, इफ एन इंडिविजुअल रिफ्यूजेज प्रमोशन MACP विल एल्सो बी डेनीड। यदि कोई प्रमोशन अनविलिंग करता है, प्रमोशन लेने से मना करता है, तो उसको जो है MACP भी नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान रखिए। इफ एन इंडिविजुअल रिफ्यूजेज प्रमोशन आफ्टर MACP, अगर किसी को MACP मिल गई और वो उसके बाद मना करता है कि मेरे को प्रमोशन नहीं लेना है, अनविलिंग करता है, तो अर्लियर MACP विल नॉट बी विड्रॉन। यानी कि जिसको MACP मिल गई है वो उससे वापस नहीं ली जाएगी। आगे देखिए, हाउएवर ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर MACP, यानी कि उसको आगे MACP नहीं मिलेगी। इफ ही अगेन एक्सेप्ट प्रमोशन, अगर उसका फिर दिमाग मन में आ गया कि मेरे को नौकरी और करनी है, मैं प्रमोशन मुझे लेना है, तो MACP विल एल्सो बी डेफर्ड बाय द पीरियड ऑफ, जितने समय के लिए उसने जो है मना किया है उतने समय का उसको MACP का फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि उसको MACP दी जाएगी, लेकिन वो जितना समय के लिए उसने मना किया है वो समय उसमें से निकाल दिया जाएगा। बिलिंग, अच्छा एक खास इसमें बात है वो ध्यान दे दीजिए, समझिए। बिलिंगनेस ऑफ प्रमोशन विल बी एज्यूम्ड अनलेस एन इंडिविजुअल स्टेट ही इज अनबिलिंग, यानी कि जब तक कोई अनबिलिंग नहीं देता है तब तक उसको बिलिंगनेस ही समझी जाएगी। यानी कि उसको MACP मिलेगी जब तक वो कि नहीं बोलता है कि मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। जब तक अनबिलिंग नहीं देता है तब तक उसको बिलिंगनेस ही समझी जाएगी। यह बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम, समझिए एक उदाहरण की। 3 फाइनेंशियल एप्लीकेशन अंडर द MACP विल बी द ग्रेड पे फॉलोइंग रैंक्स बेस्ड ऑन द डायरेक्ट एंट्री ग्रेड। अब आगे जो है जो डायरेक्ट एंट्री ग्रेड्स हैं, जो डायरेक्ट भर्ती होकर के आते हैं, उनके लिए क्या है, ये देखो मैंने एक टेबल तैयार किया है, उसके अनुसार हम समझते हैं। देखिए, एक डायरेक्ट सिपाही है, वो L लेवल 3 में भर्ती होता है, यानी कि उसको 2000 ग्रेड पे मिलता है, 2000 ग्रेड पे वो भर्ती होता है।
और वो 8 साल लगातार सिपाही में ही करता है, तो उसको जो MACP 1 मिलेगी नाइक की मिलेगी, यानी कि लेवल 4 में 2400 रुपये मिलेगी, 2400 रुपये उसको मिलेगी। उसके बाद में 8 साल और करता है, यानी कि वो 16 साल नौकरी करता है, तो जो उसको नेक्स्ट MACP जो 2 मिलेगी वो MACP हवालदार, यानी कि लेवल 5 MACP 2800 रुपये की ग्रेड पे के अनुसार मिलेगी। उसके बाद में फिर भी उसको प्रमोशन नहीं मिलता है और वो 8 साल और करता है, तो उसको L6 यानी कि ये जो है नायब सूबेदार, ACP नायब सूबेदार की लेवल 6 वाली उसको जो है मिलेगी। उसके बाद में इसी तरीके से अगर कोई डायरेक्ट हवालदार में भर्ती होकर के आता है, यानी कि वो L5 में यानी कि 2800 ग्रेड पर भर्ती होकर आता है और 8 साल हवालदारी में ही नौकरी करता है, तो उसको ACP नायब सूबेदार यानी कि उसको 4200 वाली ग्रेड पे MACP नायब सूबेदार मिलेगी। और फिर वो और 8 साल करता है, यानी कि 16 साल बाद उसको लेवल 7 वाली यानी कि 4600 वाली ग्रेड पे में उसको मिलेगी। उसके बाद में फिर प्रमोशन नहीं होता है और 8 साल करता है, यानी कि 24 साल होने के बाद उसको जो है लेवल 8 वाली MACP सूबेदार मेजर की मिलेगी, जो 4800 वाली ग्रेड वाली है। ये आपकी समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं अगर कोई डायरेक्ट JCO है, यानी कि डायरेक्ट JCO नायब सूबेदार से भर्ती होते हैं, जो कि L6 यानी कि 4200 ग्रेड पे भर्ती होकर के आते हैं, और जब वो 8 साल लगातार अगर उसी रैंक में नायब सूबेदारी में करता है, उनका प्रमोशन नहीं होता है, तो सबसे पहले उसको MACP सूबेदार मिलेगा, यानी कि लेवल 7 में ACP सूबेदार मिल जाएगी उसको। उसके बाद में 8 साल और करता है तो उसको जो है ACP सूबेदार मेजर मिलेगी, और फिर भी प्रमोशन नहीं होता है तो 8 साल और करते हैं तो उनको सूबेदार मेजर यानी कि ऑनरी मिल जाएगी, 5400 ग्रेड पे में हो जाएंगे, जो पे बैंड 2 के अंदर है। अब इसमें एक शर्त है, ध्यान दीजिए, सूबेदार की टर्म्स ऑफ कंडीशन जो सर्विस की है वो 26 साल है, 26 ईयर, और 2 साल और एक्सटेंड मान लो, यानी कि 28 साल तक। अगर 28 साल इस वो दायरे में आता है तो उसको 3rd MACP मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी ये 28 साल तक। आगे हम देखेंगे ये जो पे बैंड है वो आपका जो है सिपाही का L3 2000, नायक का L4 2400, हवलदार का लेवल 5 यानी कि 2800 ग्रेड पे, और नायब सूबेदार का L6 यानी कि 4200, सूबेदार का L7 लेवल 7 यानी कि 4000, सूबेदार मेजर का L8 यानी कि 4800, और सूबेदार मेजर का L9 यानी कि पे बैंड 2 के अंदर जो ऑनरी का है 5400 पे। ये है। अब देखिए, एंड डायरेक्ट एंट्री JCO OR who does not get promoted and remains in the same grade pay for the period of 8 years from last promotion, he will be given financial upgradation to the next higher rank with one increment। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये सिपाही इन रिसीट ऑफ MACP ऑफ नाइक। देखिए, अगर किसी सिपाही है उसको नायक का जो है MACP मिल रहा है तो 8 साल बाद उसको जो है हवालदारी का मिलेगा, जो हम पहले बात कर चुके हैं, और उसके बाद में इसके साथ साथ में 3% इंक्रीमेंट भी मिलेगा, जो पहले हम बात कर चुके हैं। अच्छा, एक इसमें सिर्फ सिपाही के लिए एक शर्त है, ए सिपाही हु डिड नॉट अर्न एनी प्रमोशन वुड बी इंटाइटल्ड टू नायक पे एंड स्ट्रिप आफ्टर 16 ईयर ऑफ सर्विस। यानी कि उसको 16 साल तक कोई प्रमोशन नहीं मिलता है तो वो इस MACP नायक की पेमेंट के साथ साथ में वो अपनी जो है फीती भी लगा सकता है। सिर्फ नायक के लिए एक प्रावधान इस पे कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर गवर्नमेंट ने स्वीकार किया हुआ है।
सिंस ही इज ऑलरेडी इन रिसीट ऑफ नाइक पे एंड वुड नाउ बी इंटाइटल्ड टू हवालदार पे, सच इंडिविजुअल्स मे बी परमिटेड टू बियर स्ट्रिप ऑफ नाइक कंप्लीशन ऑफ 16 ईयर ऑफ सर्विस एंड ड्रा MACP पे ऑफ हवलदार। 16 साल के बाद में उसको जो है हवलदार का 8 साल और कर लेता है तो मिलेगा। ये आपको पहले हमने बात कर दिया है। अब देखिए एक जो है इसमें रीमस्टर्ड हवलदार जॉइन इन डायरेक्ट एंट्री ग्रेड पे ऑफ सिपाही, यानी कि कोई हवलदार है वो दोबारा भर्ती होता है सिपाही रैंक में, सिंस रेगुलर सर्विस फॉर पर्पज ऑफ MACP सेल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द पोस्ट इन डायरेक्ट एंट्री इज दैट, मतलब सिपाही। सच रीमस्टर्ड हवलदार वुड डीम टू हैव अर्न ए प्रमोशन, hence they would be entitled to balance to MACP if however they have upheld MACP of Naik or promoted to selected Naik prior to remustering as Havaldar, they would be entitled to only the third MACP. Similar provision would be applied to the remustered JCO। देखो आगे समझिए, इसमें अगर कोई हवलदार सिपाही के ग्रेड में सीधे शामिल होता है तो MACP के उद्देश्य के लिए नियमित सेवा सीधे यानी कि सिपाही के पद पर शामिल होने की तारीख से शुरू होगी। तारीख जब सिपाही बनता है उस समय से ही शुरू होगी। इसलिए ऐसे पुनः नियुक्ति हवलदार को पदोन्नति प्राप्त हुई मानी जाएगी, यानी कि उसको प्रमोशन हुआ माना जाएगा। इसलिए वे दो MACP के हकदार होंगे, यानी कि उनको 2 MACP मिलेंगे। हालांकि अगर नाइक के MACP का लाभ उठाया है तो हवलदार के रूप में उसको जो है मिलेगा। ठीक है। डायरेक्ट एंट्री हवलदार एंड JCO जॉइंट सर्विस इन पर्टिकुलर ग्रेड, हेंस दे वुड बी इंटाइटल्ड टू 3 MACP अवेलेबल अंडर द स्कीम एज रेगुलर सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ MACP सेल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द पोस्ट इन डायरेक्ट एंट्री ग्रेड। यानी कि डायरेक्ट जो एंट्री हवलदार या JCO हैं उनको 3 MACP का, यानी कि जैसे सिपाही को मिलता है उस तरह से इनको भी वही लाभ मिलेगा, 3 MACP का लाभ मिलेगा। अब समझिए, इफ ए सिपाही इन PB1 यानी कि जो लेवल 3 में है ग्रेड में, जो 2000 की ग्रेड में भर्ती हुआ है, वो जो है यानी कि 8 साल नौकरी के बाद में उसको जो है लेवल 4 यानी कि नाइक का पेमेंट मिलेगा। ये पहले हम जो है पूरा डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए एक इसमें एक क्लॉज है, यदि कोई सिपाही 5 साल बाद नाइक के प्रमोशन पर प्रमोट हो जाता है और उसको जो है फिर 8 साल उस नाइक में ही रहता है, यानी कि 13 साल बाद उसको MACP हवलदार मिलेगा और फिर उसके बाद में वो 8 साल और करता है, यानी कि 21 साल बाद उसको MACP नायब सूबेदार मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक क्लॉज है, लोगों को प्रश्न होगा कि सिपाही की सिर्फ जो है 17+2 यानी कि 19 साल ही टर्म्स ऑफ कंडीशन नौकरी की है, तो ये 21 साल कैसे कर सकता है? यानी कि ये जो है आपको DSC में और फोर्सेस हैं जिनके अंदर जो है एज के हिसाब से यानी कि 57 ईयर तक नौकरी करते हैं, उसमें ये वाली कंडीशन लागू नहीं है, तो ये उनके लिए लागू है। अब हम बात करेंगे MACP स्कीम अंडर 7th पे कमीशन की। इसमें देखिए वही जो हम बात कर चुके हैं, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर कर दी गई हैं। इसमें देखिए सिपाही के लिए देखो, विल बी इंटाइटल टू 3 MACP फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, वही सबको मिलेगा। 8, 16 और 24 का जो है फ़ायदा सबको मिलेगा, चाहे JCO OR है, सभी के लिए, है ना। अब आगे बात करते हैं हम। देखिए जैसे सिपाही है तो मतलब इज इंटाइटल्ड फर्स्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑफ पे ऑफ रैंक नाइक ऑन कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि उसकी 8 साल सर्विस जैसे आपके 6th पे कमीशन का रिकमेंडेशन था, वही सेम चीज़ है के बाद मिलेगा। उसके बाद में सेकंड जो उसका जो MACP है वो 16 साल बाद मिलेगी। थर्ड MACP है वो 24 साल के बाद मिलेगी, यानी कि पहले MACP नाइक, दूसरा MACP हवलदार, तीसरा MACP नायब सूबेदार।
तक उसको जो है फ़ायदा मिल सकता है। अगर उसका प्रमोशन हो जाता है, एक प्रमोशन हो जाता है और वो जैसे आगे पहुंचता है तो उसको जो है 2 का ही फायदा मिलेगा, तीसरा एमएससीपी का फायदा नहीं मिलेगा। डायरेक्ट एंट्री हवालदार, डायरेक्ट एंट्री हवालदार इसकी भी सेम शर्तें हैं। फर्स्ट 8 साल अगर हवालदारी में ही करता है तो उसको नेक्स्ट नायब सूबेदार एमएससीपी नायब सूबेदार मिलेगा। दूसरा अगर 8 साल और करता है 16 साल बाद उसको एमएससीपी सूबेदार मिलेगा। और 8 साल फिर और तक प्रमोशन नहीं होता है इसको एमएससीपी यानी कि सूबेदार मेजर मिलेगा। तो यहाँ तक उसको फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद में बात करते हैं डायरेक्ट एंट्री जेसीओ की। डायरेक्ट एंट्री जेसीओ का यही है, जैसे ही वो नायब सूबेदार से भर्ती होकर के आएंगे तो उनको फर्स्ट जो एमएससीपी मिलेगी यानी कि एमएससीपी सूबेदार एल लेवल 7 पे के ऊपर वो फिक्स किए जाएंगे। उसके बाद में एमएससीपी 2 मिलेगी, वो सूबेदार मेजर की मिलेगी यानी कि लेवल 8 की। और थर्ड जो एमएससीपी है वो यानी कि लेवल 9 यानी कि ऑनरी लेफ्टिनेंट की मिलेगी। अब इसमें देखिए कुछ शर्तें हैं। दिस इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन डज नॉट टेक देम बियॉन्ड द एज ऑफ सुपर एनुएशन, यानी कि उनकी एज जो है अगर एमएससीपी 3 के लिए परमिट करती है, जैसे नायब सूबेदार है तो नायब सूबेदार की जब हम बात करते हैं, नायब सूबेदार का जो टर्म्स ऑफ कंडीशन की बात करते हैं तो उसकी जो सर्विस है वो 26 ईयर यानी कि 26 साल है और 2 साल और बढ़ा के यानी कि 28 साल तक वो कर सकता है। अगर वो इस दायरे के अंदर आता है तो उसको जो है थर्ड एमएससीपी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट है और अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके दे सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक के माध्यम से मुझे बता सकते हैं और आपको जानकारी मिलेगी। आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आप अपना जो है जिसको एसीपी लागू है या एमएससीपी लागू है वो इस वीडियो को देखने के बाद में आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और आप अपना जो है जिसका जो भी अभिलेख कार्यालय यानी कि जो भी रिकॉर्ड ऑफिस है उसके साथ पत्राचार करके और इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि लोग बोलते हैं कि मेरा उसको मुझसे कम पेमेंट मिल रहा है, उसको ज़्यादा मिल रहा है, एक ही साथ भर्ती हुए थे, एक ही दोनों की नौकरी है। ये सब चीज़ें यहाँ ये एमएससीपी की वजह से ही हो सकता है। तो आपको जो है अपना पीपीओ देखें और अपना रिकॉर्ड के साथ पत्राचार करके अपना DO2 करवाएं, अपने जो है PCDA इलाहाबाद में भिजवा करके और इसका फ़ायदा लें। अगर किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए, किसी भी तरह की शंका समाधान है, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक के द्वारा आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी भेजें, अपने साथियों तक भेजें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन बटन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरे अगले आने वाली वीडियो का आपको जानकारी मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।